बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? जुम्मा मुबारक। जैसे कि आप जानते हैं, हर जुम्मे को आपको रिक्वेस्ट करती हूँ एक छोटी सी कि हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। आप तो हमारी दुआओं में और हमारे दिल की धड़कनों का हिस्सा रहते ही हैं। उसी तरह जिस तरह कुछ ख़ास लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं, प्यारे प्यारे से, जो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ, पॉजिटिविटी लेके आते हैं, जिनके बारे में जब हम सोचते भी हैं तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। तो उसी तरह हमारे बारे में भी सोचें और हमें दुआओं में याद रखा करें। सो व्यूअर्स, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी सेविंग्स की। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि सेविंग्स के बारे में एक डिस्कशन तो अशद ज़रूरी है, और वो इसलिए क्योंकि मुल्क के हालात, चीज़ें, प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ वो तो जारी ही हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? दो ऑप्शंस होते हैं, हमेशा से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। रो सकते हैं, पिट सकते हैं, अपनी किस्मत के हाल पे डिप्रेस हो सकते हैं, या हम ये सोच सकते हैं कि अब इस मसले में से हमने निकलना कैसे है। और मसले में से निकलने का तरीका बड़ा ही सिंपल है कि जब भी जितना भी कमाएं उसकी एक परसेंटेज, उसका एक हिस्सा, एक परसेंटेज अपने दिमाग में डिसाइड कर लें। 10% है, 20% है, आपने हर महीने सेव करना ही करना है। ऑनेस्टली व्यूअर्स, कतरे कतरे से दरिया बनता है। अगर 5,000 रुपये भी या 2,000 रुपये भी, 500 रुपये भी एक गल्ले में डाल लेते हैं या मनी बॉक्स में डाल लेते हैं या व्हाटएवर, तो आपकी सेविंग्स का कम से कम एक सिलसिला शुरू हो जाता है। और व्यूअर्स देखें, एक होता है अपनी कमाई की चीज़ ख़रीदना और एक होता है अपनी सेविंग से कोई चीज़ ख़रीदना। उसका एक अपना प्लेजर, एक अपनी जॉय है। इंटेलिजेंट लोग हमेशा व्यूअर्स वही होते हैं जो छोटी उम्र पे ही, जब वो अपना काम वगैरह शुरू करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो वो जब काम का सिलसिला शुरू हो तब से वो अपनी सेविंग्स का सिलसिला शुरू कर लें, ना कि वो अपने आप को, वो तो कहते हैं ना कि जितने, मतलब उनको कहते हैं चादर इतनी सी है और पैर इतने फैले हुए हैं, जिनको मैं टूटे हुए नवाब भी कहती हूँ, जो मैं भी रह चुकी हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ध्यान से, सेंसिबल अंदाज में देखिए, अपने दिल में, अपने सोच में तो हम सारे ही नवाब हैं, लेकिन उस नवाबी के लेवल पे पहुंचने के लिए कुछ मेहनत, कुछ जतन और कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अब ऑब्वियसली नवाब के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोचते हैं तो नवाबों के पास तो जनरेशनल वेल्थ होती है, यानी कि एक मतलब दादा नाना के पैसे, फिर वो आगे पास ऑन हुए, फिर आपने आगे अपने बच्चों को किए। बट नवाबों की बात करें तो अक्रॉस द बॉर्डर, एक्टर्स की बात करें तो सैफ अली खान जो हैं, ही इज़ अ नवाब। लेकिन मेहनत की, काम किया, एफर्ट किया और अपनी रोज़ी रोटी भी कमाई, टाइटल चाहे कुछ भी था। ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ज़िंदगी में। कभी भी हमने किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। इंसान अरबपति भी है, खरबपति भी है। सो सोचने की बात है ना कि पैसे जो हैं वो 10 रुपये पड़े हुए हैं, अब चाहे उनको आप सोच समझ के आहिस्ता आहिस्ता करके खर्च करें या एक साथ कर दें, वो 10 रुपये ही रहेंगे और वो इवेंचुअली कम हो जाएंगे। अगर आप काम कर रहे होंगे और उन 10 रुपयों से आप मेहनत करके 20 के ऊपर अपने आप को लेके जाएंगे, 100 पे अपने आप को लेके जाएंगे, तो आपका सिस्टम चलता रहेगा। और फिर जनरेशन टू जनरेशन वो जो वेल्थ है या वो जो कमाई की है वो बढ़ती चली जाएगी। कहते हैं ना अक्सर के जो सेल्फ मेड लोग होते हैं, खुद तो बहुत अमीर होते हैं, लेकिन जब उनके बच्चों की बारी आती है, उनको जब बिजनेसेस, फैक्ट्रीज़ वगैरह चीज़ें हैंड ओवर की जाती है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट में बहुत देखा जाता है, तो वो बेड़ा गर्क कर देते हैं और जब तक चौथी जनरेशन की बारी आती है तो वो फुटपाथ पे आ चुके होते हैं। सो अपने आप को इस पोजीशन में मत डालिएगा, सेंसिबल अंदाज में ज़िंदगी में आगे बढ़ें। सेविंग्स चाहे वो बहुत थोड़ी भी हो, इट डजेंट मैटर, सेव करें अपने आप को, मतलब बजटिंग कर लें ना कि इतने पैसे इस चीज़ के, इतने पैसे इस चीज़ के, इतने पैसे इस चीज़ के। सो जितना आप सेंसिबल अंदाज से चलेंगे उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि होता ये है ना कि हम अपने आप को इतना फिर ओवरवर्क एक स्टेज पे कर देते हैं कि हम अपने खर्चे इतने बढ़ा देते हैं कि हमारी तबीयतें ख़राब होती हैं, खांसियाँ आ रही होती है, गिर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स के डोंट मेक योर सेल्फ अपना जानवरों वाला हाल ना करें। ये बड़ी प्रॉब्लम है ना, हम अपने आप को लिटरली इंसान से जानवर बना देते हैं। अल्लाह ताला ने अगर हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो क्या उसका तकाजा ये नहीं है कि इंसान के बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजारें, या हर वक्त अपने आप को जानवरों की तरह अजीबो गरीब रूप धार लें और वो जो कहते हैं ना, और अपनी किस्मत को म्याऊं म्याऊं करके रोते रहें।
तो बेहतर है कि हम ज़िंदगी में पॉजिटिव अंदाज में बढ़ें और पॉजिटिव चीज़ें करें। वहाँ मेरी एक प्यारी सी दोस्त सहेली मेरी जान शेफ आमना इलियास है। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसी हो स्वीटहार्ट? जुम्मा मुबारक। आपको भी पराठे से नज़र आ रहे हैं जी, पराठे। और आपको पता है जब अपनी शक्ल भी पराठे जैसी हो तो पराठे खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आज जो हमने रेसिपीज़ बनानी थी, इन्होंने सोचा कि मैं भी पराठे बनाऊंगी, तो मैंने कहा आप रहने दें, मेरे पास आपके पराठों से 1000 गुना बेहतर ऑप्शन है जिसकी तरफ मैं अभी आऊँगी। लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहोगी सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल, आपने जिस तरह से बड़ी अच्छी ये बात की है कि जैसे एक परसेंटेज अगर हम कर लेना, अदरवाइज एक्सपेंसेस डेली लाइफ में इतने ज़्यादा हैं कि वो हम नहीं पॉसिबल होता कि हम कुछ अलग से कर सके, बट एक परसेंटेज हम कर लें, जैसे ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस हमने करना ही करना है। लेकिन जानी जो चीज़ होगी नहीं जी, उसके बारे में बंदा बात भी क्या करे। बिल्कुल। जैसे सेविंग्स हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, यू नो इट्स लाइक अ पीस ऑफ क्लोथिंग। एग्जैक्टली ऐसे ही जो वो होगी नहीं तो उस पर हाँ। डिस्कशन भी क्या करें, क्या होगी, राइट? बिल्कुल सही कह रही हैं। सो सेविंग्स आर इम्पोर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली फॉर टुमारो, फॉर योर सेल्फ। कभी अभी आप एक रूटीन में सर्कल अपना चला रहे हैं, बट एट द एंड बीमारी, तकलीफ, कुछ भी, किसी भी चीज़ के लिए, और वैसे भी आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बड़ी फील होती है कि यार ठीक है, कम से कम थोड़ा बहुत कुछ, नॉट लाइक कि आप बहुत ज़्यादा बल्क में करें, मगर छोटे लेवल से, जैसे आपने बोला 500, 1000 कुछ भी आप फिक्स कर लें कि यार ये करना ही करना है सेव। असल में हम वो मसला पता है क्या है, हमारा ना दिमाग थोड़ा सा ख़राब होता है। हमें होता ये है कि हम दूसरों के टो में लग जाते हैं, अगला क्या कर रहा है। कपड़ों की बात ले लो फॉर एग्जांपल, अगर अगले, जैसे कि मैंने ये काले कपड़े पहने हुए, राइट जी, अब इसके साथ मैंने ये आउटफिट पहना हुआ है, लोग देखेंगे कहेंगे यार ये मज़े का है, मैंने भी लेना है। यार बात ये है कि इस आउटफिट के पीछे कहानी क्या है, चले बताती हूँ मैं आपको। डिज़ाइनर से रब्ता किया, डिज़ाइनर ने आउटफिट्स दिए, वो हम एज मीडिया पीपल पहन लेते हैं। डिज़ाइनर ने गिफ्ट देना हुआ तो दे दिया, वरना आपने वापस कर दिया। तो बहुत भाड़े के कपड़े हैं। तो आप लोगों को, हम जैसों को देख के कॉम्प्लेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम भी आपकी तरह रेगुलर लोग हैं, और कोई पागल ही होगा कि मतलब अगर आप 22 दिन लाइव शो कर रहे हैं महीने में, तो 22 के 22 दिन आप नए कपड़े जाके खरीदें। बिल्कुल, मतलब क्या करना है भाई? एग्जैक्टली। एंड अगेन, जो मैं हमेशा बात याद कराती हूँ व्यूअर्स, कि मेहनत करें, एफर्ट करें। देखिए, जो रिस्क आपका लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, वो आपको मिलना ही मिलना है, ये मेरा ईमान है। एंड ये हम, आई थिंक वी ऑल बिलीव दिस। लेकिन मेहनत करना, एफर्ट करना, प्लान करना, बजटिंग करना, सेविंग्स करना, वो उसके साथ एक शर्त है, राइट? नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट Sabroso. The reason I want to talk about Sabroso is because Sabroso ने, अच्छा चलिए Sabroso से पहले पराठे की बात कर लेते हैं। मेरे पराठे जैसे मुंह और आपके पराठे जैसे मुंह को हटा के, ठीक है ना? सो पराठे तो हर किसी के फेवरेट होते हैं, चाहे आपने उनको सुबह नाश्ते में खाना भी, पराठा अंडा, बिल्कुल क्लासिक ब्रेकफास्ट, और अगर पराठा हो और साथ में मज़े का थोड़ी सी मिर्चों वाला ऑमलेट हो, उफ कितना मज़े का होता है। यही बना लेते हैं आज। आप चुप कर जाए ना, आप मुझे तो काम करने देना। सो द पॉइंट इज़ कि बहुत ही वो जो होती है ना, यहाँ पे ऊपर जाके लगती है मिर्च, और फिर आंखों से पानी भी आ जाता है, और मतलब आपकी रूह को भी मिर्चें लग जाती हैं। तो ऐसी मिर्चें कभी कभी गैर ज़रूरी भी होती हैं, लेकिन सुबह के वक्त यूजुअली टाइम नहीं होता, रोल पराठा हो जाए, चाय के साथ सिर्फ पराठा डिप करके खाना हो। और अक्सर ऐसा होता है कि आजकल क्योंकि चीज़ बहुत इन है, तो लोग चीज़ भी डाल देते हैं पराठों में। घर में कोई चीज़ बनी हुई है तो उसको मिक्स कर, मतलब सालन है तो उसकी मीट को डाल दिया, फिलिंग कर दी, बट इट्स अ लॉट ऑफ कप एंड इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सो जिन लोगों को पराठे बहुत पसंद है, और अगर नहीं भी पसंद, तो पाकिस्तान के लीडिंग चिकन ब्रांड Sabroso ने मार्केट में चिकन चीज़ पराठे इंट्रोड्यूस कराए हैं। अब चिकन चीज़ पराठों के बारे में अगर आपको बताऊं, तो पहले तो Sabroso के पिछले 40 साल से Sabroso अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने कस्टमर्स को मयारी और सेहत से भरपूर चिकन प्रोवाइड कर रहे हैं। Sabroso एक फुली वर्टिकली इंटीग्रेटेड ब्रांड है जो अपने कस्टमर्स को फार्म से फोक तक, यानी कि फार्म से लेके कांटे तक मुर्गी चिकन फराहम करते हैं। Sabroso के चिकन चीज़ पराठे से पहले फ्रोज़न मार्केट में चीज़ और चिकन की ये अमेजिंग कॉम्बिनेशन नहीं अवेलेबल थी। सो कस्टमर्स के लिए एक यूनिक ऑफ़र है, सेहत के एतबार से, हाइजीन के एतबार से बहुत ही अमेजिंग। इसके अलावा भी अगर आप बात करें तो कन्वीनियंट है ना, बिल्कुल, और बल्कि यहीं पे बनाना भी शुरू कर देते हैं। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया व्यूअर्स, इट्स सो ईजी कि विद इन मिनट्स तैयार हो जाता है।
और चिकन चीज़ पराठे की अगर बात करें तो ये काफ़ी लाइट होता है और हम दिन के किसी भी वक्त इसे एंजॉय कर सकते हैं। यू कैन हैव इट लाइक अ स्नैक, यू कैन हैव इट फॉर लंच, डिनर, नाश्ते में तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन। एंड बाय द वे बच्चों के लंच बॉक्सेस में डालने के लिए भी आई मीन चिप्स और गंदे गंदे जूस के पैकेट देने से तो 1000 गुना बेहतर है। ऑनेस्टली व्यूअर्स, ओपन द पैकेट, टेक आउट द पराठाज, स्पेसिफिकली टेक आउट वन। वो अपनी पैकिंग में, ये देखिए, ये देखें इसके जो अंडर क्लोथ्स हैं इनको हम उतारेंगे और ये आपने लिटरली दैट्स ऑल यू हैव टू डू गाइस। इससे ज़्यादा आसानी क्या को हम फराहम करें और प्रोवाइड करें। अगर आपने हल्का सा ऑयल लगाना है तो आप लगा सकते हैं। बाय द वे आई नो, आई एम श्योर यू कैन बेक दीज ऑल्सो, राइट? बल्कि मुझे दिखाएं, मैं ज़रा इंस्ट्रक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे व्यूअर्स को बताऊं कि गाइस लुक, इफ यू लुक एट कुकिंग इंस्ट्रक्शंस, प्लास्टिक शीट को आपने हटाना है फ्रोजन पराठे से, जैसे कि मैंने कहा उसके जी जी बनून वगैरह आप उतार दें। प्लेस पराठा ऑन अ प्री हीटेड फ्राइंग पैन, यानी कि फ्राइंग हैंड पैन पे आपने थोड़ा सा ऑयल आप लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें। यू डोंट हैव टू। उसको थोड़ा घुमाएं और उसके बाद जो दोनों साइडों से कुक हो जाए तो आप उसको सर्व कर दें। इससे ज़्यादा क्या आसानी प्रोवाइड करें बॉस? क्या कहेंगी आप मैम? बहुत बेहतरीन है, जबरदस्त। बेहतरीन है, यानी कि अब शायद हमें आपकी ज़रूरत ना रहे। ओह, ये ना करें। हाँ, ये भी तो हो सकता है ना। जी, जी, जी। अच्छा जानी, मुझे ये बताओ कि आप आज क्या बना रही हैं? ये तो हमारे सबरोसों के पराठे हो गए, ये मैं भी दिखाऊंगी हमारे व्यूअर्स को। जी, आज हम बना रहे हैं कड़ी पकौड़ा बना रहे हैं हम, और साथ उसके साथ हम राइस के साथ सर्व करेंगे, और साथ कुछ मीठे का भी था हमारा इरादा, तो उसके लिए हम मीठी टिक्कियाँ बना रहे हैं। वो भी बहुत ही कन्वीनियंट और इजी ऑप्शन है। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स मैं बता दूं? आप इंग्रेडिएंट्स प्लीज़ बताएं। मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ कड़ी पकौड़ा के लिए। इसके लिए हम लोगों को जो कड़ी बनाने के लिए चाहिए, पहले आप वो नोट कर लीजिएगा। बेसन हमें चाहिए होगा 1 कप, और दही चाहिए होगा आधा किलो, पानी उसके अलावा हमें चाहिए होगा 1.5 कप, और कड़ी पत्ता 10 से 12 अदद ले लेंगे। ज़ीरा है आधा चाय का चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट है 1.5 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 2 चाय का चम्मच लेंगे, सूखी मिर्च 1 खाने का चम्मच है, नमक आधा खाने का चम्मच, पानी तकरीबन हमें 1/4 कप चाहिए होगा। ये कड़ी के लिए आपको बता दिए इंग्रेडिएंट्स। अब पकौड़ों के लिए नोट कर लीजिएगा। बेसन लेंगे 2 कप, नमक हस्बे जायका लेंगे, बेकिंग सोडा है 1/4 चाय का चम्मच, पानी 1 कप लेंगे, धनिया और सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच है, हरी मिर्च लेंगे 2 अदद, प्याज 1 अदद है, हरा धनिया 1/4 कप ले लेंगे। इसके बाद हम तड़के के अज्जा नोट कर लेते हैं। तेल उसके लिए हमें चाहिए है 1/4 कप, प्याज 1 अदद, लहसुन के 3 जवे, सुरख मिर्च जो गोल वाली होती हैं वो 4 से 5 अदद चाहिए होंगी, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद। ये हो गए हैं हमारे जो कड़ी पकौड़ा के हैं इंग्रेडिएंट्स, मैंने आपको वो बता दी हैं। मीठी टिक्कियों के लिए भी नोट कर लें। इसकी एक हमने डो गूंदनी है, वो मैं आपको बता देती हूँ, एंड देन फिर वो हम आपके सामने ही उनको बना लेंगे। इसके लिए दूध मैंने लिया है आधा कप, चीनी 1 कप चाहिए होगी, आप आइसिंग शुगर ले लें वो ज़्यादा बेहतर है, और घी ले लेंगे 5 से 6 खाने के चम्मच, मैदा लेंगे 2 कप, और सूजी है तकरीबन 3/4 कप है, और इलायची पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच, और तेल लेंगे फ्राइंग करने के लिए। इसके लिए ये देखिएगा, मैं आपको बता देती हूँ, इसको सिर्फ आपने बिल्कुल ईजी सा है इस टाइप की, देखिएगा डो मैंने बना ली है। नॉर्मल जैसे आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमने गूंदना है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा सा रेस्ट दे ले, इसलिए मैंने इसको पहले गूंद लिया था, ताकि ये थोड़ी सी इसमें आपको पता है ग्लूटेन डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद फिर जो है इसकी जो कुकिंग होती है वो थोड़ी सी ईजी हो जाती है। अब इसको हमने सिंपल कुछ भी नहीं करना, जस्ट मैं शीट पर थोड़ा सा मैदा लगा के इसको बेल लूँगी, और उसके बाद मेरे पास ये कटर है, आप कटर से या कोई भी आपके पास ग्लास कप किसी भी चीज़ से इनके जो है वो कट करके, और उसके बाद आप इसको फ्राइंग जो डीप फ्राइंग कर लेंगे इसकी हम अच्छे से। और ये बहुत ही जैसे ये लंच वगैरह के लिए भी, बच्चों के लिए भी बड़ी अच्छी ऑप्शन हो जाती है, और बहुत इजी है बनाने में। ये देखिए मैं आपके सामने इसको, ये देखिए जी, ओके हमारा पराठा भी बहुत खूबसूरत सा गोल्डन तैयार हो गया। सो द फैक्ट इज़ पराठे भी बन रहे हैं, कड़ी पकौड़े भी बन रहे हैं, चावल के साथ भी खा सकता है। देयर आर पीपल हु लव ईटिंग कड़ी पकौड़ा विद रोटी। इसकी भी बिल्कुल समझ नहीं आती, बिकॉज लाइक अगेन जो आपने देखा होता है बचपन में बड़े होते हुए, को वो राइस के साथ दिन मुझे somebody turned to me and said कि आलू गोश्त और दूध। ओह, आलू गोश्त? जी जी। आपने गोश्त का सालन, वो उसका सालन डाला, क्या है उसका नाम, गोश्त का, और आलू गोश्त का चावल के ऊपर, और फिर आपने दूध डाल दिया। Don't tell me. Oh God. I am telling you, boss. I am My telling God. you. My God. But अपना अपना कॉम्बो है, जो आपको पसंद आए खाने में, कुछ इसके लिए वो नहीं है। लेकिन हाँ, जो हमने देखा होता है शुरू से ही, जैसे हम लोगों को कड़ी पकौड़ा के साथ ऑलवेज राइस, तो वो जो मज़ा आता है उसका वो हम लोगों को नहीं शायद रोटी वगैरह के साथ इतना अच्छा लगता।
बट यह है कि जो भी चीज़ आपको पसंद आए, आपको जैसे कॉम्प्लीमेंट करे, आप उसी तरीके से उसको सर्व कर लें। ये देखिएगा, मैं आपको प्लेट हाँ, क्या बात है। अच्छा, हमारे पराठे भी तैयार हो गए और साथ साथ आपने भी अपना काम कर लिया। मेरे ख्याल से अब हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना चाहिए। आप अपनी कटिंग कर करके अब फ्राइंग की तरफ चली जाएंगी। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स व्यूअर्स, हमने आज सेविंग्स की भी बात की है। ये ले, अब इसको हमने डायरेक्ट उसमें जी ऑयल में डालेंगे। इसको हम बहुत तेज़ फ्लेम नहीं रखेंगे, मीडियम टू लो में करेंगे तो ये अच्छे से अंदर से भी कुक हो जाएंगी और बड़े अच्छे से जो है ये गोल हो जाएंगी। इसमें क्या क्या है? इसमें दूध में मैदा है, सूजी है और सौंफ मैंने थोड़ी सी इसमें डाली है और उसके साथ में थोड़ी सी इलायची पाउडर डाला है। बिल्कुल इजी सा ये है और टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है ये। बिल्कुल जरूर ट्राई कीजिए। और ये देखिए हमारा यमी, सो हमारा चीज़ी पराठा तैयार है, राइट। जैसे कि हमने पहले भी कहा, सबरोसो की बहुत ही अमेजिंग रेसिपी चिकन चीज़ पराठा, एज वी से चीज़ इट। आप यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त हमें एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है जो हमारी मॉर्निंग एट होम की फैमिली का क्वाइट रेगुलर हिस्सा है और उसके अलावा हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नई, कोई इनोवेटिव बात ही करके जाते हैं। तो आज हमने ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स की बात करनी है, जो आई होप कि ऑल्टरनेटिव की जगह हमारी रेगुलर ट्रीटमेंट्स बन जाएं। बिकॉज एक्चुअली जब आप अपने ही जिस्म से अपने आप को हील करते हैं तो उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। जितने नेचुरल, ऑर्गेनिक और असल की तरफ हम जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारेंगे। आज सुबह मैं आते हुए व्यूअर्स, अपनी बहुत प्यारी दोस्त है निदा, उनसे बात कर रही थी और हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि हाँ फ़लाँ को कैंसर हो गया, मैंने जाना है उनको चेक करने के लिए। तो उससे मुझे आगे से कहा कि ये कितना ज़्यादा हो गया, हर दूसरे बंदे को कैंसर है। सो व्यूअर्स, अगर हमारी ट्रीटमेंट्स और हमारे लाइफस्टाइल से बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, ऑब्वियसली बहुत सी अनडायग्नोज चली जाती थी, अब हमारी जान पहचान, हमें पता भी चल गया है कि होता क्या है, कुछ वो भी है और कुछ चीज़ें बढ़ भी रही हैं। तो जितना ज़्यादा आप केमिकल, देखिए लाइक आई एक्सप्लेन टू निदा ऑल्सो दिस मॉर्निंग, मैं आपको भी वही कहूँगी, जो क्रीम भी आप अपने मुँह पे लगाते हैं, वो क्रीम भी आपके जिस्म के हुलियों से, आपकी लाइक स्किन से अब्जॉर्ब हो रही है, तो वो भी तो आपके सिस्टम का हिस्सा बन रही है। अब जो क्रीम आपने डेली सुबह और रात को लगानी ही लगानी है, वो आपके सिस्टम में जा रही है। अब उसकी बेस में क्या है, वो कितना को आपके लिए डेंजरस है, कभी किसी ने इस चीज़ को कंसिडर किया है? कभी भी नहीं। हम तो एक सेकंड में लगा लेते कि मुंह पे ही लगा रहे हैं, पर इट्स नॉट द सेम थिंग। सिर्फ मुंह पे लगाना नहीं होता, जो चीज़ आपको कांटेक्ट में आपके आ रही है, आपकी स्किन के अंदर, आप मुंह से खा रहे हैं, अपनी सांस से अंदर लेके जा रहे हैं, वो आपको इफ़ेक्ट कर रही है। खैर, मैं क्या बात करूँगी, हमें एक ब्रिलियंट एस्थेटिक स्पेशलिस्ट जिन्होंने स्पेशलाइज़ किया है फॉर ट्रीटमेंट्स एंड ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स ने, डॉक्टर सरफराज अहमद मुग़ल हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि स्टेम सेल थेरेपी क्या है? जब हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की बात करते हैं तो ऑल्टरनेटिव में स्टेम सेल क्यों आता है और स्टेम सेल है क्या? अच्छा, बेसिकली ये आपके दो क्वेश्चन हैं कि अल्टरनेटिव या मुतबादल तरीका इलाज क्या है। जो रूटीन की मेडिसिन सर्जरी में ट्रीटमेंट्स हो रही हैं वो अब इफ़ेक्टिव नहीं रही। जैसे पीसीओज़ के ऊपर हम बात करें तो पीसीओ पर जो भी आप मेडिसिन दे रहे हैं वो काम नहीं कर रही, तो उसकी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स इस तरह से करेंगे कि बेसिकली जैसे आपने बात शुरू की कि हम बेसिक जो इशू है अगर हम उसको रिज़ॉल्व नहीं करते तो आपको रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे। अगर आप उसका हार्मोनल लेवल कंट्रोल नहीं कर रहे पेशेंट का और आप मेडिसिन दे जा रहे हैं तो बेसिकली आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे, आप सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं। इसलिए जो रूटीन की मेडिसिन सर्जरी से के अलावा हम ट्रीटमेंट ऐड करेंगे अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं। ओके, अब उसके अंदर स्टेम सेल भी एक ट्रीटमेंट है, वो ये नहीं कि ऑल टुगेदर है। स्टेम सेल ये है कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा बनने से पहले एक सेल होता है सिंगल यूनिट, वहाँ से आगे उसकी फर्दर प्यूरिफिकेशन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, उसके बहुत सारे चेंजेस आती हैं, तो उसके बाद जाके पूरा इंसान बनता है। वो जो एक सिंगल यूनिट है स्टेम सेल, हम उसको रीजनरेट करके और मल्टीपल लैब के अंदर प्रोसेस करके उस सेल को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लेते हैं
तो उसको हम डिफरेंट डिजीज़ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो वो जो स्टेम सेल है वो हम अम्बलाइकल कार्ड से भी ले सकते हैं, एडिपोज या फैट से भी ले सकते हैं, ब्लड से भी ले सकते हैं। ये 3 मेन सोर्स है, चौथा बोन से हम ले सकते हैं। तो इट मीन्स कि जो स्टेम सेल है इट सेल्फ एक यूनिट है जो कि हम कहीं से भी लेके उसको रीजनरेट करके मल्टीप्लाई करके तो हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। व्यूअर्स, इसको अगर आप इजाज़त दें डॉक्टर साहब सिंप्लीफाई कर दूं, आपके जिस्म में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को बेहतर करती हैं, इम्प्रूव करती हैं, जिनको हम अक्सर कहते हैं कि जी वाइट ब्लड सेल बड़े आपको हेल्प करते हैं। लेकिन खून बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, हम तो उसको सिंप्लीफाई रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स पे कर देते हैं। होता ये है कि आप सोचें कि आप ही के सिस्टम, क्योंकि देखें सबसे बेहतरीन हीलिंग तो आपका बॉडी अपनी करती है। आपने अपने ही जिस्म से चीज़ निकाली, उसमें से सारी बुरी चीज़ें निकाल के उसके अंदर से जो सुपर पावर वाली चीज़ है वो लेके उस जगह पे डाल दी जहाँ पे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपके जिस्म ने ही आपको बेहतर कर दिया। ठीक है गलत डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मतलब मैंने सिंपल तरीका ये है, बिल्कुल सबसे आसान बचकाना अंदाज में, क्योंकि डॉक्टर साहब मुझे नहीं समझ आती थी। फिर मेरी एक सहेली ने मुझे समझाया कि ये बात है, अब तेरी मर्जी है तुम्हें क्या। और मैंने कहा कि नहीं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स। उसने कहा साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? अगर नीडल से प्रिक कर रहे हैं तो शायद उसका कुछ निशान वगैरह हो जाए, अगर आप प्रॉपर इंजेक्ट करें तो उसका भी कोई इश्यू नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रूजिंग हो जाएगी। ऐसे ही लेकिन ये नहीं है कि आपके सिस्टम में जाएगा, आपको करंट लगने शुरू हो जाएंगे और आपको खुदा न खास्ता कुछ हो जाएगा। नहीं, नॉट एट ऑल। क्योंकि देखिए हम आपके ब्लड जो डीएनए है वो प्योरली आपका है, ब्लड जो ले रहे हैं वो भी आपका है, फैट जो वो भी आपकी ले रहे हैं। जब हमने उसको प्रोसेस करना है तो बेसिकली आपके बॉडी का ही कंपोनेंट है, तो हमने आपकी बॉडी के लिए यूज़ करना है। तो अकॉर्डिंगली है वो, जैसे आपने बात की कि डिपेंड करता है कि आपने उसको यूज़ कैसे किया, आपने प्रोसेस कैसे किया, आपने इंजेक्ट कैसे किया। वो एसोसिएटेड थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट नहीं, एसोसिएटेड फैक्ट्स आप कह सकते हैं। लेकिन देखिए ना डॉक्टर साहब, उस तरह के तो साइड इफेक्ट नहीं है जिस तरह कीमोथेरेपी में। जब आप कीमोथेरेपी किसी को देते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डॉक्टर साहब, वो फ़ायदा तो चलो आपको दे देती है अगर आप बच जाएं तो, लेकिन अगर आप उससे बचते नहीं हैं और कीमोथेरेपी आपकी उस कैंसर को नहीं टारगेट कर पाती, तो आप कैंसर के साथ बहुत शदीद अजियत से गुजरते हैं, क्योंकि उल्टियाँ, बाल गिरना, हालतें ख़राब, एनर्जी ज़ीरो, क्योंकि ज़ाहिर ही वो आपके सिस्टम की सारी चीज़ों को ज़ीरो करके रीस्टार्ट करती है। बहुत अच्छी आपने बात अब मुझे बताएं ना, वो तो फिर है साइड इफ़ेक्ट। वो असल साइड इफ़ेक्ट है, ये एडिशनल फैक्ट आप कह सकते हैं। और दूसरा इसमें ये देखें कि कैंसर में हम जो आगे काम कर रहे हैं उसमें जेनेटिक एडिटिंग है। बेसिकली हम डीएनए एनालिसिस करते हैं, डीएनए उसके बाद सीक्वेंसिंग होती है। फ़र्ज़ करें एक फ़ीमेल हमारे मेंबर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, हम उसकी बाकी फैमिली को आइडेंटिफाई करके डीएनए एनालिसिस से बता सकते हैं कि ये फैमिली मेंबर्स को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है और कब हो सकता है। एक बात। दूसरी बात ये, जैसे इन्होंने बात की कि कीमोथेरेपी हम एक पेशेंट को 4 मेडिसिन दे रहे हैं, हम उस पेशेंट का डीएनए लेके उसको एनालिसिस करके बता सकते हैं कि मैडम उसमें से कौन सी एक मेडिसिन उसके लिए हाईली इफ़ेक्टिव है। 3 आप क्रॉस कर दें, सिर्फ एक आप देंगे और वो स्पेसिफिकली उसी कैंसर को जाकर टारगेट करेगी। इसी टारगेटेड थेरेपी यही तो है। और बहुत ज़्यादा ये जो आपको पता है स्टडी ग्रुप्स और रिसर्च के वो जो होते हैं, आप कभी कभी स्टडीज़ का हिस्सा भी बन सकते हैं। ऑल्टरनेटिव थोड़ा सा तो तरीका अभी स्ट्रीमलाइन नहीं होता। एक्चुअली डॉक्टर साहब पहले तो ये होता था कि जैसे चूंटी को मारने के लिए ना बजूका निकाल लिया जाता था और वो बजूका मारा जाता था, चूंटी और उसके गिरदों में बाकी सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती थी। अब आप उस चूंटी को ही स्पेसिफिकली मार सकते हैं। ऐसे ही है, माशाल्लाह साइंस इतनी एडवांस हो गई है। बिल्कुल ऐसे स्टेम सेल से डॉक्टर साहब अगर मुझे बता दें कि कौन सी बीमारियां हम बहुत अच्छे से, जिसमें सबसे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं वो। देखिए इसमें आपने अगर कुछ हम तो टच किए, बट सबसे अच्छे रिजल्ट्स किसमें आए? अच्छा, अगर हम शुरू करें ना जी हेड से, तो सबसे पहले तो आपका हेयर फॉल है, हेयर थिनिंग है आपकी, और बाल्डनेस है। अब हम आगे उससे भी नेक्स्ट जनरेशन जा रहे हैं कि हम क्या करते हैं, स्पेसिफिकली हम आपके जो ग्राफ्ट हैं वो ले लेते हैं बालों के, और वो जो ग्राफ्ट हैं हम लैब के अंदर उसको प्रोसेस करते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही स्टेम सेल हम जब ग्रो करते हैं तो स्पेसिफिकली आपके हेयर फॉल के यानी बालों के लिए ही यूज़ करेंगे। जब उनको लैब में मल्टीप्लाई करके ग्रो करके हम इंजेक्ट करेंगे आपकी बाल्डनेस के लिए। इवन के कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे भी होते हैं
कि जिनका हम ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते, हाँ जी। इतने अवेलेबल ग्राफ्ट नहीं होते। एक्चुअली वो पीछे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि जब हेयर फॉल होती है या आपने अगर अपने करानी भी हो उस तरह से ट्रांसप्लांट, तो पीछे के बाल ज़्यादा बेहतर होते हैं, फ्रंट के बाल नहीं लिए जाते। और पीछे के बाल भी अगर बहुत पतले हो चुके हों तो फिर उसको लगाने का लगा तो लेते हैं लोग, जो उस टाइप के डॉक्टर होते हैं, आपको पता है जिन्होंने दुकानें खोली हुई, वो लगा तो देते हैं लेकिन वो बाल गिर जाते हैं। अच्छा, उसके लिए हमारे पास क्या है कि हम वही ग्राफ्ट 20 के करीब लेंगे, उनको लैब में मल्टीप्लाई करेंगे, उनके हम स्टेम सेल्स बनाएंगे और पूरे बाल्डनेस एरिया में, गंजेपन में हम इंजेक्ट कर देंगे। इंटरेस्टिंग। यस, तो वहीं से उनके जो अपने बाल हैं ओरिजिनल, वो रीग्रो करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताए, जिस इंसान के सर पे बाल नहीं है, काफ़ी देर से ऐसे लोग भी हैं जो अपना सर शेव ही कर देते हैं कि यार क्या इस खप में पड़ना, चार सर पे, एंड यूजुअली ये वाला एरिया बॉल्ड करता है, तो क्या ऐसे लोगों के बाल वापस आ सकते हैं अगर 10 साल हो गए हैं, 20 साल, 30 साल? बिल्कुल आ सकते हैं, आ सकते हैं। उसमें एक तो हमने ये बताया कि हम उसके ग्राफ्ट ले सकते हैं, दूसरा ये कि हम उनकी बॉडी फैट लेके, स्पेशली बेली की ज़्यादा इफेक्टिव है। जी, बेली फैट ही नो, बेली फैट फिर हम थाई से ले सकते थाइस के लिए हैं। मैं एनी बॉडी पार्ट्स हमने, हमें एक्चुअली 200 से 300 ml चाहिए टोटल फैट। ओह दैट्स इट। यस, सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, वो हम उसी तरह लैब में प्रोसेस करेंगे, उसके स्टेम सेल बनाएंगे, तो हमें 2 से 3 सेशन चाहिए, हर 1.5 से 2 माह के बाद एक सेशन। तो ऑलमोस्ट जो आप बात कर रही हैं कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली जिनको हम बाल ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते वो विग भी नहीं लगाना चाहते तो डॉक्टर साहब क्या किसी भी जगह के बाल आ सकते हैं? अब मुझे पता है ऑड सी बात पूछ रही हूँ, आईब्रोज उड़ जाती हैं लोगों की, जी आ सकते हैं, आईलैशेस भी निकल जाती हैं, हो सकता मैं ऐसे है। लोगों को भी जानती हूँ जिनकी पूरी की पूरी आईलैशेस उड़ जाती हैं। बिल्कुल, उनके लिए हमने बहुत सारे पेशेंट ऐसे जिनके ट्रायल बेसिस में हमने किए हैं, तो डेफिनेटली वो बाल ग्रो करते हैं। हमने साथ ये भी देखना होता है कि पेशेंट की इंटरनल इम्यूनिटी कितनी है और इसके साथ उसकी जो एज कितनी है, कोई एसोसिएटेड डिजीज़ तो नहीं, में शुगर है, ब्लड प्रेशर है, लीवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, ये तो नहीं है। इंटरनल जो आपने बात की जहाँ से, ऑल राइट, तो जब उसकी इम्यूनिटी वीक होगी तो बेसिकली, बट डॉक वही वाली चीज़ है ना, ये बीमारियां होती भी क्यों हैं? क्योंकि आप अपनी इम्यूनिटी को मार्जिन दे देते हैं। अब जहाँ पे वो उसको गैप मिला, जो जिस्म का सबसे कमज़ोर हिस्सा, चाहे आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, चाहे आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस व्हाटएवर, अब वो जगह कमज़ोर हो गई, वो कमज़ोर है लेकिन चल रही है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ, वो जगह जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया जाके। यस, अब आपने उसी को ठीक करना है लेकिन पहले इम्यून सिस्टम को सेट करके, राइट? 100% डॉक्टर साहब मुझे नौकरी पे रख ले, मैं कितनी देर से आपको कह रही हूँ। आप हमारे साथ आज आपकी पेशेंट काउंसलिंग बहुत अच्छी है। Dog, you know I love medicine. Yes. It is something I'm so passionate about. Yes. देखिए, अल्लाह ताला ने अगर इस दुनिया में फरिश्ते भेजे हैं ना, ये मेरी राय है, Okay. This is my personal opinion, तो वो डॉक्टर्स हैं। ऐसे ही है, देखिए, शिफा हजरत ईसा के हाथ में थी ऐसे ही है और ये तो फिर नबियों की एक सिफात हुई। जी, ऐसे ही तो है। कितनी बड़ी बात है। तो अगर हम उसका खुद हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि नालायक बहुत थे और डॉक्टर नहीं बन पाए और शायद उस वक्त इतनी अक्ल ही नहीं थी, अच्छा किया आपने नहीं तो बनी। डॉक्टर साहब अगर उस उम्र पे मुझे होती हो, so honestly I would have gotten into medicine बहुत अच्छी because होती it's such a beautiful profession. नहीं, माशाल्लाह जिस सीट पे आप में अभी देखें, जो अवेयरनेस आप दे रही हैं शायद आप डॉक्टर बन के ना दे सकती, एक पूरे बहुत बड़े लोगों को। अच्छा, आपने बड़ी मज़ेदार बात की कि जीन जेनेटिकली आप प्री डिस्पोज्ड हैं बाल्डनेस के लिए या कैंसर के लिए, ओके, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अब जीन एडिटिंग की तरफ हम जा रहे हैं। ओ जीन एडिटिंग, Yes. अच्छा, बट वो जीन एडिटिंग कब होती है? क्या वो जीन एडिटिंग उस स्टेज पे होती है जब फॉर एग्जांपल बॉल्डिंग शुरू होती है, या वो जीन एडिटिंग प्रीएम्प्टिवली करें, या वो जीन एडिटिंग पोस्ट करें? ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा, ओके, अच्छा, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास आया कब। आइडियली तो हर, अगर फ़र्ज़ करें एक फैमिली में बाल्डनेस है पर से, हम उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स को DNA एनालिसिस से बता सकते हैं कि इसमें कब कब आने के चांसेस हैं। तो अकॉर्डिंगली हमें पहले भी हम उसको अलार्म दे देते हैं कि ये हो सकता है। अब वो अज्यूम करता है कि मुझे ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए कि नहीं। अभी ये रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं आया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि उसका DNA लेके उसकी सीक्वेंसिंग करके पर्टिकुलर जीन आइडेंटिफाई करते हैं कि इस जीन की वजह से ये डिजीज़ आ रही हैं। हम लैब के अंदर उस डिजीज़ जीन को हेल्दी जीन के साथ रिप्लेस करके वो मेडिसिन तैयार करते हैं। अमेजिंग। वो जो मेडिसिन है हम आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जहाँ जहाँ भी वो जीन डिफेक्टिव है वो रिप्लेस हो जाएगा।
Amazing. ये How बड़ी wonderful. फैंटेसी लग रही है। But it's such an amazing thing. Yes, That's why I get yes. so excited. अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल है, अजीब सा है लेकिन पूछ रही हूँ. हाँ, बेसिकली ताहिर अली का मैसेज आया है फ्रॉम फैसलाबाद. वो ये पूछ रहे हैं कि क्या निज़ाम हज़म डाइजेस्टिव सिस्टम भी इससे ठीक हो जाता है, क्योंकि आजकल जिस किस्म की हम खुराक ले रहे हैं, सॉरी गाइस सुबह सुबह ग्रोस बातें कर रही हूँ लेकिन करनी पड़ती हैं, क्योंकि अब इनका आई थिंक डाइजेस्टिव सिस्टम का उन्होंने बड़ी लंबी सी तकरीर लिखी है, मैंने उसको एडिट कर दिया. व्हाट ही बेसिकली वांट्स टू नो इज ताहिर साहब के अगर निज़ाम हज़म गैस की प्रॉब्लम है, आपको पता है लोगों के होती है प्रॉब्लम, एंड हम लोग हंसते हैं जिनको होती है गैस की प्रॉब्लम का, हाँ बट सोचें स्मेल का इशू, पेट में मड़ोड़े, इट्स खाना नहीं हजम होता. तो क्या इस स्टेम सेल से हम इसका भी इलाज कर सकते हैं, क्योंकि जो निज़ाम हज़म के सिस्टम से तंग है सर, वो फिर जिनको IBS भी होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्या वो भी इससे हो सकता है ठीक? ये अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स में ये सारा आता है. ये आता है? हम ये कर रहे हैं. इसके लिए जो इसके साथ ऐड कर लेंगे, जो रात सोए होते हैं उनको पूरा जो एसिड है वो बर्न होता है, और वो एसिड बर्न कहते हैं, आपके गले में पूरा सुबह तक आप उठते हैं तो पूरे गले में खराश हो रही होती है. क्या आपका रिफ्लेक्स होता है, वो जो आपका एसिड है स्टमिक का वो गले में आता है और पूरी नाली और सारी चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं. उसके लिए हमारे पास पेन कंट्रोल सेंटर में एक स्पेसिफिकली चीज़ें हैं जिसको हम आकुपंक्चर कहते हैं, और स्पेशल अल्ट्रासाउंड और लेज़र्स हैं जिनके साथ हम पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम दोबारा रीएडजस्ट कर सकते हैं. Oh, wow. और एट द सेम टाइम हमारे पास एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, डेट्स पेप्टाइड्स. बहुत सारे लोग कई सालों से मेप्राजोल और रूटीन में एक टॉफी की तरह ले रहे होते हैं, कैंडी की तरह. बिकॉज डॉक्टर साहब लोग तकलीफ में होते हैं. अब ऐसे देखिए, या तो लाइक आई सेड, एक तो वो स्मेल का इशू गैस का, उसके अलावा बर्पिंग, बेल्चिंग, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग. हमारी एक रिश्तेदार हैं, बहुत प्यारी हमारी आंटी है, बट आपको पता है लोग हमेशा साइड पे खड़े होकर उन पे हंस रहे होते हैं, क्योंकि वो बार बार बर्प कर रही होती हैं. बिल्कुल ऐसे. और इट्स एम्बैरेसिंग फॉर द पर्सन ऑल्सो. तो उसके लिए हमारे पास जो है ना पेप्टाइड्स हैं, वो हम सब क्यूटेनियसली इंजेक्ट करते हैं उनको 4 से 8 हफ्ते के लिए. वो क्या करता है कि आपके बॉडी का जो सिस्टम है उसको रिपेयर करता है. जब वो रिपेयर होता है तो ऑटोमेटिकली जो आपके डिफेक्ट्स हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं. Awesome. ठीक है. हमने पहली बात ये कि हमने जो डैमेजिंग सिस्टम है उसको स्टॉप किया. नंबर 2, जो आपकी रीजनरेशन है उसको हमने डॉक्टर साहब वैसे मैं आपको मान गई हूँ. अच्छा, मैं आपकी तरफ जो भी अजीबो गरीब सवाल फेंक रही हूँ, आप उसका ऐसे जवाब सही दे रहे हैं. अव्वल तो सवाल पूछने वाले को भी सोचना चाहिए कि वो क्या. बट डॉक यू सी द पॉइंट इज वी ऑलवेज टॉक अबाउट एस्थेटिक्स. यस. बेसिकली आजकल स्टेम सेल्स, एक्सोसोम्स, PRP, इन सब की चीज़ें, ये सब चीज़ें सिर्फ एस्थेटिकली बात हो रही हैं. लेकिन डॉक्टर साहब दिखने में वही बंदा अच्छा लगेगा जिसका इंटरनल सिस्टम ठीक होगा. 100% बूथे पे लानत आई भी होती है. Yes. और मतलब मुंह पे क्रीमें लगा रहे हैं, खिंचवा रहे हैं, विंगे चिपे बूथे करवा रहे हैं, कभी कुछ. अंदर का जो सिस्टम खराब हुआ है उसको ठीक नहीं करोगे तो वो बार बार आपके उस चीज को डैमेज करता रहेगा. आपकी बात 100%, ये पूरे सिस्टम की बेसिक्स है जो आपने बयान की. अगर हम शुरू करें आपकी स्लीप से, अगर आपकी स्लीप हेल्दी नहीं है तो आपकी जो आपने जितनी बातें सुनाई, आपकी निज़ाम सुनाई, आप तो तानों पे उतर आए डॉक्टर साहब. उसकी मेन वजह क्या है कि आपकी नींद टाइम पे नहीं है और इरेगुलर है, इरेगुलर ईटिंग है आपकी. जब तक वो हम ठीक नहीं करेंगे, मैं आप मेरे पास आ रही हैं डेली, यार डॉक्टर साहब मेरे पाँव की दर्द नहीं ठीक हो रही, मैं आपके पाँव से कील नहीं निकालूंगा तो आपकी दर्द कैसे खत्म होनी है? एग्जैक्टली, यू हैव टू गेट टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम. सो डॉक, योर मैसेज, आपका पैगाम क्या है मेरे हमारे व्यूअर्स के लिए ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं चाह रही थी कि एक दफ़ा हम इनको ज़रा ये हाइलाइट्स, क्लिप्स, नोट्स दे दें. नेक्स्ट टाइम विल फॉर एग्जांपल टॉक अबाउट हेयर, और विल टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक. पेन है, हम डायबिटिक फुट पे बात कर सकते हैं. डॉक्टर साहब पिगमेंटेशन बहुत कॉमन है. डॉक्टर साहब हाइपर पिगमेंटेशन मुलाजमा ज़िंदगी का अजाब है ख़वातीन के लिए. आप बॉयज़ नहीं रियलाइज़ करते ना, हमें तो हो जाती है. और मुझे जो समझ आ रही है पढ़ के, स्टेम सेल इज़ द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ इट 80 to 90%. नहीं, मैं इससे इख्तलाफ करूँगा. बात ये है कि जब तक आपने होलिस्टिक अप्रोच नहीं अपनानी, होलिस्टिक अप्रोच मीन कि आपने 360 डिग्री हर पेशेंट, आप मुलाजमे के साथ मेरे पास 5 पेशेंट आए हैं. ओके. हर एक की अपनी प्रॉब्लम है, उसके अपने प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं, अपनी उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है. आप हर एक को
सब कुछ नहीं दे सकती। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि स्टेम सेल के थ्रू एक ऐसी ट्रीटमेंट है, देखिए पहले तो लोग सिर्फ लेजर्स कर रहे थे डॉक्टर साहब। मैं आपको यहीं रोक रहा हूँ। हमने स्टेम सेल आप तोप चलाने से पहले अब छोटी छोटी एक पेशेंट हमारे पास आया, मैंने सिर्फ उसका, हमारी टीम ने सिर्फ उसका अनीमिया करेक्ट किया। 6 हफ्ते बाद जब आई तो हमने पहचान नहीं सके कि यही खतून है जिसका इतना मुंह काला स्या था। हमने क्या किया कि उसका अनीमिया ठीक किया, उसकी नींद ठीक की। तो ऑटोमेटिकली जो आपने इतना बड़ा स्टेम सेल ट्रीटमेंट को इजी नहीं है, नंबर 1, नंबर 2 एक्सपेंसिव, यस ओके। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे नींद की। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स में हमारे पास स्लीप ट्रेनिंग सेंटर है जो आपकी नेचुरल स्लीप को रिस्टोर करता है बगैर मेडिसिन के, ठीक है ओके। उसके लिए हमारे पास पूरी एक टीम है जो कि उन चीज़ों को लेके चलती है। हम आपके जो ब्रेन के अंदर जो स्लीप सेंटर है उसको एक्टिवेट करते हैं। तो 1 मिनट, यानी कि दिमाग भी ठीक हो सकता है इससे। एक्चुअली गोइंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर, व्यूअर्स, मजाक अपनी जगह, डिमेंशिया जिसके ज़ुमरे में बहुत सी चीज़ें आ जाती है, पार्किंसंस आ गया, अल्जाइमर्स आ गया, मैनी थिंग्स दैट कम इन दिस अरीना, वो सब एक ही अम्ब्रेला के नीचे आते हैं। एक्चुअली जब शुरू होता है ये, उस वक्त ही अगर स्टेम सेल शुरू कर दिया जाए तो बहुत 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 प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देखे गए हैं। राइट के रॉन्ग डॉक्टर साहब? मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, हमारी बॉडी में ऑलरेडी स्टेम सेल्स हैं जी, हम उनको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? अंदर ही रहते हुए। यस मैं मर्ज करें, आप कहते हैं मैं ट्रीटमेंट नहीं ले सकती फिनेंशियली एंड ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव तरीके हैं जिसकी वजह से हम आपकी बॉडी के ही स्टेम सेल एक्टिवेट कर देते हैं। तो आपका हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया, आपका डैमेजिंग सिस्टम स्टॉप हो गया। awesome. ठीक है जी। ऐसे फ़र्ज़ करें आपकी स्लीप, हमने एक आर्थराइटिस का पेशेंट था, वो आया स्टेम सेल ट्रीटमेंट करने के लिए हमें दें। हमने सिर्फ ये किया कि उसकी स्लीप के जो आवर्स जो हमने चेंज किए, हमने उसको रात 10 बजे सुला दिया। अब रात जब 10 बजे सोते हैं तो आपका जो ब्रेन सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है आपकी बॉडी को रिपेयरिंग के लिए, वो ऑटोमेटिकली आपके स्टेम सेल बेहतर हुए। दूसरा हम फास्टिंग कराते हैं, ये जो रोज़ा रखना है, ओके। अगर हम 3 किसी बॉडी में से हमने स्टेम सेल लेने हैं ब्लड में से, 3 दिन हम अगर हमको फास्टिंग करवा के ब्लड सेल लेते हैं ना, उसका सैंपल, उसके जो स्टेम सेल है वो 100 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। टांगों में जान ही ना रहे। मतलब इंटरमीडिएट है ना जी, मतलब उसको हम 8 आवर्स की, 4 आवर की, 6 आवर की, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। जब हम 3 दिन के बाद उसका सैंपल लेंगे तो उसके जो ब्लड सेल में से स्टेम सेल निकलेंगे, दे आर मैनी टाइम्स मोर एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेशेंट। डॉक्टर साहब ये एक नेवर एंडिंग गुफ्तगू है एंड आई पर्सनली फाइंड इट वेरी एक्साइटिंग एंड फन, बट इंशाल्लाह अगली बार फिर इस गुफ्तगू को हम एक ऑन गोइंग कॉन्वर्सेशन रखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, उसमें हम जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं आप पेन पे कीजिएगा, स्पेशली आर्थराइटिस पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और डायबिटिक फुट के ऊपर। बिल्कुल, रूमेटोलॉजिस्ट तो बहुत प्रो हैं इस पूरी चीज़ के, जो स्पेशली बोन एंड हमारे जॉइंट्स वगैरह के। नहीं, हम जो रूटीन के ट्रेडिशनल, हम अल्टरनेटिव पे बात करेंगे। विल जस्ट टॉक ऑन अल्टरनेटिव। एग्जैक्टली, डायबिटिक फुट पे और आर्थराइटिस पे हम किस तरह रूटीन की मेडिसिन सर्जरी क्रॉस करके हम आपकी रूटीन को अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कर सकते हैं। अमेजिंग। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। और हम व्यूअर्स ब्रेक के बाद जाएंगे सिंध की तरफ। आज सिंधी कल्चर एंड सिंध के बारे में बात करेंगे। फिर बड़े गिले आते हैं मेरी तरफ कि भाई पंजाब और पंजाब की ही जान नहीं छोड़ते, तो चलिए सिंध की तरफ रुख करते हैं ब्रेक के बाद। क्या बात है भाई, हमारे ब्रिलियंट परफॉर्मर्स जो सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमारे सिंधी कल्चर का नाम रोशन करते हैं। हमारे ब्रिलियंट टैलेंटेड सिंधी आर्टिस्ट जो हमारे साथ हैं आज, क्योंकि सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम सिंधी आर्टिस्ट के साथ ही जाएंगे। हमारे साथ हसनैन भट्टी हैं, सुमीत कुमार हैं और फुरकान हैदर हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंड गाइस, हम हमेशा कहते हैं व्यूअर्स, हमारा कल्चर नहीं प्रमोट होता, हमारा यूथ कल्चर में इंटरेस्ट नहीं लेता। अगर इस किस्म के प्यारे प्यारी परफॉर्मेंसेस करने के मौके हों, इवेंट्स हों, डिफरेंट चीज़ें हों जहाँ पे सिर्फ लोकल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बच्चे हमें रिप्रेजेंट कर पाएँ, क्यों नहीं इंटरेस्ट लेंगे अपने कल्चर में? व्यूअर्स, कल्चर को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट क्रिएट करना ज़रूरी है।
अगर किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है अपने कल्चर में, वो जानना ही नहीं चाहता सकाफत के बारे में, तो आप कुछ भी कर लें, जितनी मर्जी वीडियोस शेडियोस ये वो बनू के चलाएं। बात ये है कि उस जगह के लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स, बीइंग अ पंजाबी, जो मैं गिला भी करती हूँ कि जनरली जो चीज़ देखी गई, हर कोई नहीं बट जनरली जो चीज़ देखी गई है कि जो पंजाबी हैं उनको बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है पंजाबी बोलने का, क्योंकि ज़बान ऐसी ज़रा सी, जब एक ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलो तो ज़रा तल्ख भी लगती है। तो मैं भी जब पढ़ी हो रही थी तो मुझे पंजाबी नहीं सिखाई गई, घर में बोली नहीं गई कि आए हाय ये पंजाबी बोलना शुरू कर देगी। तो बस अखबार हमारा मतलब हमारी ज़बान है, मेरा कल्चर है, मेरी माँ बोली है, मुझे बोलनी आनी चाहिए। लेकिन सिंधी कल्चर में ये मैंने हर घर में, हर घराने में देखा है कि इस हर घर में हर बच्चा सिंधी बोलना और समझना जानता है। उर्दू आती हो या ना आती हो, सिंधी उसको ज़रूर बोलनी आती है प्लस उर्दू। ये नहीं होता कि उर्दू बोलनी आती है और साथ में थोड़ी सी माँ बोली सिखा दी। सो आज 4 ब्रिलियंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आवर सिंधी कल्चर हमारे साथ हैं, बहुत ही प्यारे भाई और बहनें हमारे साथ हैं। तो चांडियो भाई की सबसे पहले बात करेंगे। हमारे साथ चांडियो अनवर अजीज़ भाई हैं। अनवर भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाई अनवर भाई के बारे में आपको क्या बताऊं, कल्चरल एक्टिविस्ट तो हैं सो हैं। इनका एक गोल है पाकिस्तान को प्रमोट करना और उसके अंडर सिंध को प्रमोट करना, बीइंग अ सिंधी हिमसेल्फ। और मैं यही तो कहती हूँ, अगर हर पंजाबी अपने हमारे कल्चर में प्राइड ले, अगर हर बंदा अपने अपने प्रोविंशियल के सारे अपने अपने कल्चर में प्राइड लें और कलेक्टिवली पाकिस्तानी होने के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ें, तो हमारा कल्चर कभी डाई डाउन नहीं कर सकता चाहिए भाई। और आप अक्सर अपने कॉलम्स में और जब आप लिखते हैं एज अ राइटर तो आप यही बातें करते हैं, इतना आप पुश करते हैं इस चीज़ को। यू आर ऑल्सो रेनाउंड एम्बेसडर ऑफ सिंधी कल्चर इन पंजाब। पंजाब में सिंधी कल्चर को जगाए रखना और लोगों को रिमाइंड करना और बताना कि सिंधी कल्चर क्या है, आप उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और आज सिंध की हिस्ट्री के हवाले से आपसे बात भी करेंगे। देन प्रोफेसर अशोक कुमार, उस्तादों के उस्ताद आज हमारे साथ हैं, एक एजुकेशनिस्ट, बेहतरीन लिंग्विस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सिंधी लैंग्वेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। सो अगेन अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिंध इन पंजाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप अशोक साहब? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपसे मुलाकात करके भी बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया जी। आपने तो लुक भी अपनी वही रखी हुई है ना, यू हैव डन द मूच ऑल्सो। क्या बात है, लुकिंग वेरी नाइस प्रोफेसर साहब। बिकॉज बात ये है कि व्यूअर्स, कल्चर को प्रमोट करने का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है उस कल्चर को ओढ़ लेना ना जी। जब आपने उसको ओढ़ लिया, आपके घर के अंदर छट्टे आ गए, उसके पूरे घर को ना बेशक उस तरह से करें, तो छट्टे आ गए कल्चर के, तो कल्चर की प्रमोशन तो वहीं पे हो गई। एब्सोल्युटली। बच्चों में, घर वालों में क्यूरियोसिटी पैदा हुई और आप कल्चर को आगे लेके चले। देन हमारे साथ एक और बड़ी ब्रिलियंट पर्सनालिटी जो एजुकेशनिस्ट भी हैं, आप भी उस्तादों की उस्ताद हैं। देन उसके साथ साथ सिंधी खाने, सिंधी कल्चर, सिंधी रसूमात के हवाले से फहमीदा अनवर साहिबा हमें गाइड करेंगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैम यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। ना खूबसूरत आपने आउटफिट पहना है। शुक्रिया। और ये भी वहाँ का एक ट्रेडिशनल बिल्कुल आउटफिट है। हम ना हमेशा सिर्फ अजरक को कनेक्ट कर देते हैं, नहीं, उसके अलावा भी होते हैं। इतना सारा कुछ है माशाल्लाह कल्चर से वाबस्ता। एंड देन ऑफ कोर्स जो साथ हमारे बैठी हुई है लड़की, फुल सिंधी गर्ल बन के जो तैयार होकर बैठी हुई है हमारे साथ, उमेरा माजिद साहिबा जो हैं, आप सिंधी फैशन एक्सपर्ट हैं। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपसे ही मैम गुफ्तगू को इस तरफ लेके आते, सिंध के बारे में एक पंजाबी को आप क्या बताएंगी? अगर एज अ पंजाबी हमने लोगों को अपनी तरफ माइल करना होता है तो एज पंजाबी हम 5-6 चीज़ें कहते हैं, जन्ने लाहौर नहीं देखे और जमिया नहीं, फैसलाबाद ये तो वो, हम सारे शहरों को मिक्स में डाल देते हैं, खाने पीने ये वो। तो सुनते तो हैं, लेकिन आपके लिए पर्सनली सिंध क्या है? जी मैडम आपसे शुरू करते हैं। अच्छा, मेरा ताल्लुक़ सिंध से है और सिंध के लोग सबसे पहले तो मेहमान नवाज होते हैं। हम मुल्क के किसी भी हिस्से में होंगे लेकिन हम अपने रवायत को हमेशा उसी तरह से लेकर चलते हैं कि हमें ये नहीं होता कि हम लाहौर में हैं या किसी और एरिया में हैं, हम सिंधी कहलाते हैं तो हर जगह पे सिंधी ही हैं। कि जैसे कि हमारे घर भी अगर कोई मेहमान आता है, सबसे पहले तो अजरक जो हमारी शान भी है और रवायत का एक हिस्सा भी है, तो वो लाजमी हम पेश करते हैं अजरक, एक इज़्ज़त के तौर पे भी और रिस्पेक्ट है और जो भी है। तो हमारी रवायत हमेशा से ही उस तरह से बरकरार रहती है और
हम हर जगह सिंध को साथ लेकर चलते हैं, कि ऐसा नहीं है कि हम मुल्क के किसी भी हिस्से में, पूरा पाकिस्तान हमारा अपना है, लेकिन फिर भी हम सिंधी कहलाते हैं हर जगह और पता चलता है कि हम सिंधी हैं। क्या खूबसूरत बात जी। अगर हम आगे बढ़ें तो मैम आप क्या कहेंगी फहमीदा जी? मैं ये कहना चाहूँगी कि हर कल्चर को आगे आना चाहिए। जैसे सिंधी हमेशा आगे आगे रहे, पंजाब आगे रहा है, इधर हम कल्चर डे भी मनाते हैं पंजाब में साथ मिलके, और मैं चाहती हूँ अपने कल्चर को आगे बढ़ाएं। जैसे पंजाबी है, उनके बच्चे नहीं बोलते पंजाबी, तो चाहिए कि उनको भी पंजाबी बोलना चाहिए, जैसे हम सिंधी बच्चों को अपनी सिंधी सिखाते हैं। बिकॉज माँ बात ही बच्चे से, शुरुआती नौज़ायदा माँ बच्चे बाप से के भी बच्चे। सिंधी में बात करती है। बिल्कुल। और छोटे छोटे बच्चे इतने क्यूट लगते हैं सिंधी में, अपनी अम्मा से या अब्बा से कोई गुफ्तगू कर रहे होते हैं, एंड ऐसे पंजाबी मुझे इतना प्यारा है, इतना क्यूट लगता है। बात तो मैडम बिल्कुल। जबान से ही शुरू होती है। सारी अपनी जबान नहीं ऑन करोगे तो फिर किस चीज़ को ऑन करोगे? बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए अपनी बिल्कुल। ज़बान को। जी प्रोफेसर साहब। जी, बुनियादी तौर पे सिंध जो हम सिंधियों के लिए वो धरती है, हमारा धर्म है, मोहब्बत है। बुनियादी तौर पे अगर सिंधी की एक तारीफ़ की जाए तो सिंधी अपने अंदर एक न्याज रखता है और अपने अंदर एक मोहब्बत रखता है, जो हमेशा अपने थ्रू दूसरों के अंदर मोहब्बत देने की कोशिश करता है। शाह, सचल और सामी हमारे पास क्लासिकल दौर के ऐसे शौरा हैं जिन्होंने सिंध की धरती की पूरी अक्कासी की है। बिल्कुल। तो मोहब्बत, न्याज, निवड़त और हाथ जोड़ना सिंधियों की एक रिवायत है। जबकि आप देखिए हाथ जोड़ना अक्सर हम मज़हबों के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जबकि सिंधी कल्चर में अक्सर मर्द हजरात वेदर दे आर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, वो आपको मिलके ऐसे करके करते हैं और इतना प्यारा लगता है। बिल्कुल। सो व्यूअर्स, एक ये भी चीज़ है कि हमारे जहन में कुछ ऐसे हैंगअप्स भी हैं, क्योंकि हम हमेशा हिंदू कल्चर की तरफ चले जाते हैं कि नमस्कार कर रहे हैं। बात ये कि देखिए, अगर आप किसी नॉन मुस्लिम को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और वो आपको वालेकुम सलाम कहते हैं, मैं जब अगर मैं किसी नॉन मुस्लिम फॉर एग्जाम्पल हिंदू को मिलूंगी तो मैं कहूँ, मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको उनके तरीके से मिलूँ, क्योंकि वो मेरे तरीके से मुझे जवाब दे रहे हैं। सो द पॉइंट इज व्यूअर्स, इन चीज़ों से मोहब्बतें और प्यार बढ़ती हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ कल्चर इज़, वो लिमिटेड नहीं है मज़हब से, इस लिहाज से कि इट डजेंट मैटर कि आप किस मज़हब से बिलोंग करते हैं, आप उस एरिया और उस कल्चर का हिस्सा हैं। तो प्लीज़ याद रखिएगा, बहुत से लोग पाकिस्तान के कल्चर को इस्लाम के साथ कनेक्ट कर देते हैं। कल्चर एक मुख्तलिफ चीज़ है, कल्चर आपका डिफरेंट है, मज़हब आपका डिफरेंट है। और जब आप पाकिस्तान की अम्ब्रेला के अंडर आ गए तो हमारी इक्वालिटी 100% है। इट डज, इफ़ यू हैव अ पाकिस्तानी पासपोर्ट, यू आर अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, इट डज़ नॉट मैटर कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे जब कल्चरल चीज़ें आती हैं तो प्लीज़ उनको मज़हब के साथ ना कनेक्ट किया करें, दे आर डिफरेंट, राइट सर? क्योंकि सकाफत और रसूमात जो है वो धरती की जन्म ले होती हैं। क्या बात कही आपने, क्या बात की जी सर। हमने कहा एंड में आपके पास आएंगे, आपको सुकून से बात करने का मौका देंगे। यकीन करें, आपने कमाल की बात की। पाकिस्तान में हमें ये जो हमारा वतन है, ये हमारा प्यारा वतन, ये देश, ये हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। ये हमें कोई विरसे में या हिस्सों में नहीं मिला ना। हमने जनरेशन से हमारी लोगों ने मेहनत की। और हम सिंधी इस बात का प्राउड लेते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूशनल जो करारदाद है वो सिंध असेंबली ने पेश की। ये धरती हमारी है, ये पाकिस्तान हमारा है, हम उसका वो हिस्सा हैं जो समंदरों के किनारों से लेकर हमारे पास सिंध का एक बड़ा ही खूबसूरत डायनामिक्स है। आप उसकी डेमोग्राफी देखेंगे, बीच में दरिया सिंध बहता है, लेफ़्ट साइड पूरा सहरा है, राइट साइड पर पहाड़ों की कतारें हैं, इस तरफ हम पंजाब से मिलते हैं, उस तरफ हमारे पास बलूचिस्तान है। समुंदर से लेकर पेशावर तक ये जो रगें बनी हुई हैं रोड की सूरत में, इंडस हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, हम पाकिस्तान को जोड़ने वाले हैं। अब पाकिस्तान के जो रंग हैं, आपने कमाल की बात की कि मज़हब और सकाफ़त दो अलहदा चीज़ें। हमें इस बात से कोई इनकार नहीं, हम अपना ईमान तब्दील किया। हम ये देश हमारा आज से नहीं है, 5000 सालों से। लेकिन भैया यहाँ पे टेक्सला से मैडम जी सर आप ख़त्म कर लीजिए, मैं इसमें आपकी ना एक बात के साथ एग्री करना चाह रही हूँ, इधर से ही पिक कर लीजिएगा। अब वापस सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ,
व्यूअर्स, पाकिस्तान बना इसलिए था क्योंकि मुसलमान ये महसूस करते थे कि हमें अपने मज़हब को प्रैक्टिस करने की फ्रीडम नहीं मिल रही और हम अपने आप को प्रॉपर तरीके से एक आसान अंदाज से आगे नहीं लेके बढ़ सकते। सोचिएगा एक लम्हे के लिए, जो मैं बात कर रही हूँ लॉजिक के बेस पे चलूँगी। हमारे कायद ने हमें एक ऐसा मुल्क प्रोवाइड किया, ऑब्वियसली सारी की सबकी हेल्प सपोर्ट से, मैं बड़ी इजी और सिंपल करके बात कर रही हूँ, जहाँ पे हम आज़ादी से अपने अपने मज़हब, सिर्फ अपना मुस्लिम नहीं, अपने अपने मज़हब प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि वहाँ पे आपको ये फ्रीडम नहीं मिल रही थी। तो अब बीइंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी, आपका फ़र्ज़ बनता है कि किसी भी नॉन मुस्लिम को पाकिस्तान में तकलीफ़ ना हो मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बात कह के कि हम एक इस्लामिक स्टेट हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। ये फ्रीडम 11 अगस्त की स्पीच में भी हमारे कायद ने क्लियर कर दी थी। अभी 11 अगस्त की ये बात कर रही हूँ, अभी 14 अगस्त नहीं आई। 11 अगस्त 1947 में बिफोर पाकिस्तान केम इनटू बीइंग आपने क्लियरली स्टेट कर दिया एवरीवन विल हैव फ्रीडम। सो ये बात क्लियर करके बैक टू यू सर। बिल्कुल मैडम, मजहबी तौर पर आज़ादी होने के साथ साथ असल में हमारी आज़ादी लेने का एक और भी हिस्सा था, क्योंकि इज्तिमाई हिंदुस्तान में हमें सियासी आज़ादी भी नहीं थी, हमें सियासी हुकूक भी नहीं थे, इक़्तिदार में हिस्सा नहीं था। अब मैं जब सिंध की बात करता हूँ तो सिंध और पूरा इंडस सिविलाइजेशन जितनी भी है, पाकिस्तान वो खुशकिस्मत मुल्क है जिसको पूरी की पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन की धरती मिली है। माशाअल्लाह। यानी कि हम एक जो दुनिया में बड़ी बड़ी सकाफ़तें हैं, सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियम है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, रोमन सिविलाइजेशन है, और उसके बाद इंडस सिविलाइजेशन है। इंडस सिविलाइजेशन 5000 सालों से इसी धरती पर बराजमान है। ये कितनी कमाल की बात है कि 5000 साल पहले जिस शख्स का मुजस्समा मोहनजोदड़ो से मिला है उसको अजरक पहना हुआ है, और 5000 साल पहले जिस औरत सिम्बारा डांसिंग गर्ल का मुजस्समा मिला है उसको दूरी पहनी हुई है और उसको वही सिंधी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, और आज भी बिल्कुल उसी रंग की, उसी ढंग की, उसी साइज़ की चूड़ो जिसको कहते हैं वो आज भी पहनते हैं। ये मैडम आपके लिए ख़ास तौर पर और आपकी टीम के लिए हैदराबाद से मैं नहीं दे रही टीम को, नहीं, मैं पहले ही ऑनर कह रही हूँ। ये हेलो, बहन के लिए चूड़ियां लाके वापस नहीं ली जा सकती। अच्छा मैडम, मैं लफ्ज़ कटवा रहा हूँ, ये टीम के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप ही टीम है और आप ही विराजमान है। हाँ, सड़ो सारे के सारे। तो सिंधी सकाफत की जो हम बात कर रहे हैं, तो सिंध और पंजाब की, या सिंध केपी, सिंध बलूचिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान की सिंध की सकाफत जितनी खूबसूरत है वो पाकिस्तान की सकाफत है। सिंध की ज़बान जितनी जानदार है वो पाकिस्तान की ज़बान है। तो हमें अब चाहिए कि इस देश में जितनी भी सकाफतें हैं उन सकाफतों को परवान चढ़ाएं। उस परवान चढ़ाने के साथ साथ तमाम को जो हमारी कौमियतें हैं पाकिस्तान की, उनकी ज़बानों को सरकारी तौर पर हिस्सा दिया जाए। ये कितनी दिलचस्प बात है कि सिंध में, सिंध का इस वक्त मौजूदा जो वज़ीर तालीम है वो भी जब शायरी करता है तो वो कहता है कि सिंध मेरा पेरहन है। क्या बात है। यानी कि हम इसको सिर्फ आम आवाम के हिस्से तक ओन नहीं करते, यानी कि सिंध का सियासतदान, सिंध का एजुकेशनिस्ट, सिंध का दानश्वर, सिंध का अदीब, सिंध का हुक्मरान भी माशाअल्लाह। कैसे हो सकता है मेरा प्यारा भाई अपनी बहन को तोहफा दे और वो उसी वक्त ना पहने। अल्लाह आपको इज्जत दे, और आपके लिए आपकी बहन भी एक तोहफा लाई है। हाँ, वो तो मैं भी देखूंगी, लेकिन वो ब्रेक के बाद, लेकिन अच्छा वो तो अपनी जगह है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर आपको व्यूअर्स बताना चाहूँगी कि जहाँ पे एक, आई डोंट नो आपको भाई ये बात पता है कि नहीं मैडम, मेरी ज़िंदगी की सबसे जो फेवरेट चीज़ है ना एक्सेसरीज़ में, वो है कांच की चूड़ियाँ। आजकल मेटल की आ गई हैं, वो सारी आ गई हैं। स्पेशली मेरी एक कज़न है, वो हैदराबाद से चूड़ियाँ मंगवाती है अपने लिए, और इतनी बदतमीज़ है कि आज तक उसने मेरे लिए नहीं मंगवाई। मैं ये पूरे डब्बे की एक एक सेट की तस्वीरें पहन के, उसको तस्वीरें भेज के उसको सड़ाऊंगी। उसको ये बताना कि ये भी हैदराबाद से ही है। जी जी, एक्सक्यूज़ मी, मैं यही तो कहना चाह रही हूँ। बट बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखें ना, अगर कल्चर की बात करें तो ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। अगर हाथ में कोई चीज़ पहन, देखिए हमारे कल्चर, इवन मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलैरिटीज़ देखें। अब देखें फॉर एग्जांपल रिसेंटली अभी रक्षाबंधन गुजरा। जी हाँ, राइट भैया, मैं देख रही हूँ, मैंने देखी आपके हाथ में राखी, उसी को देख के मुझे खुशी हुई। देखिए व्यूअर्स, अगर इस मुल्क के हर बंदे को हर चीज़ इस किस्म की पता, तो ये भी तो आपके मज़हब और कल्चर का एक हिस्सा है। बिल्कुल ऐसा और ही कितनी है। खूबसूरत बात है। हमने अगर चूड़ी पहन ली तो हमारे भाई ने अपनी राखी मैडम, पहन ली। कल्चर इतना ताकतवर है कि मजहब कल्चरल की चीज़ों को एडॉप्ट कर लेता है। क्या बात है।
यानी कि हमने जो कवाली है, हमने जो समा है, हमने जो मेले हैं, वो आप देखें वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, बिल्कुल। हमने उसको अडॉप्ट कर लिया है मजहबों ने। अच्छा, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मुझे अपना तोहफा ऑनर चाहिए ताकि लेके वापस ना लेके जाओ। अच्छा, देख के हम ब्रेक के बाद वापस, भाई टीवी में कुछ भी हो जाता है लेकिन शुक्र है पीटीवी पे ऐसा कुछ नहीं होता, टीवीओ में बहुत कुछ होता है। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे भी सिंध के बड़े ही खूबसूरत और प्यारे और इतने बड़े दिल वाले हमारे इतने खूबसूरत गेस्ट आए हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आज हमने पंजाब बैठे बैठे सिंध का रुख किया, क्योंकि पाकिस्तान तो पाकिस्तान है ना, और हम सब का है, चाहे हम सिंधी हों, बलोची हों, पंजाबी हों, किसी भी पठान हो, wherever we're from, at the end of the day we're पाकिस्तानी, and that's the beauty of पाकिस्तान। एक खूबसूरत मोज़ेक, जैसे कि ये चूड़ियाँ काली, पिंक, ग्रीन, शीशा लगा हुआ है इसके अंदर, यही तो ब्यूटी है हमारे कल्चर की। बहुत से रंग, बहुत से डिफरेंट टेक्सचर्स, बहुत सी डिफरेंट फील्स। सर, आपकी तरफ बढ़ते हैं चांडियो साहब। मैडम, मुझे ये बताइए कि अगर हम बात शुरू करें सिंध के हिस्ट्री के बारे में, तो ये कहाँ से, आपने कुछ तो उसके ऊपर ऑब्वियसली टच अपॉन किया, कुछ सिंध की हिस्ट्री के बारे में और तारीखी जो मकामात हैं उसके बारे में अगर हमें बताएं। सर, क्लिफ नोट्स देने हैं, क्योंकि हमने व्यूअर्स को बेसिकली इंकरेज करना है कि जो सिंधी नहीं है या जिसे नहीं उन्होंने देखा वो आए ज़रूर। बिल्कुल, आके देखें, सारा ना बताइएगा वरना ये फिर नहीं आएंगे सर। हाँ जी, ऐसा ही पूरी दुनिया में तमाम ममालिक, ये धरती हर जगह मौजूद है। इस धरती पर जो लोग रहते हैं वो लोग ही वतन बनाते हैं। हम ही हैं, हम पाकिस्तानियों ने हमें पाकिस्तान बनाया। इस तरह से जो लोग जिस धरती पर रहते हैं वहाँ की सकाफ़त, वहाँ की बोली को एडॉप्ट करते हैं। कौमियत के बारे में, कौम के बारे में जो पूरी दुनिया में डेफिनेशन मानी जाती है, उनका कहना है कि एक ऐसा लोगों का ग्रुप जो ऐसी धरती पर रहे, जो धरती उनकी अपनी हो, वहाँ पर एक ख़ास ज़बान बोलते हैं, जो ज़बान बोली भी जाए, लिखी भी जाए, समझी भी जाए, और उसमें क्लासिकल लिटरेचर भी मौजूद हो। उसके सिवा वो उस धरती के वारिस हों, उन पर हुक्मरानी करते हों, हक़ हुक्मरानी उनका हक़ हो, और उनको अपना वतन समझते हों। सिंध हमारा वतन है। वतन की जब हम धरती बात करते हैं तो ये हज़ारों सालों से यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अपने मज़हब मुख्तलिफ़ वक्त में तब्दील करते आए हैं। जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो उसके बाद इस्लाम जैसे निकला है, फिर सिंध में आया है, तो एशिया में और सब कॉन्टिनेंट में बाबुल इस्लाम सिंध है। हम बाबुल इस्लाम जब सिंध की बात करते हैं तो सिंध का इस्लाम का सबसे पहले यहाँ आना और उसके बाद पाकिस्तान तक का बनना, यह भी तारीख़ का हिस्सा है। मगर सकाफ़ती तौर पर, एक कल्चरली तौर पर ये हज़ारों सालों की एक धरती है। हम मोजोदड़ो टेक्सला से लेकर पंजाब के हड़प्पा तक, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ तक एक ही सिविलाइजेशन है, और ये सारे रंग एक हैं। तो इस पूरी सिविलाइजेशन में, जिसको इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं, उसका वो खित्ता जो इस वक्त समुंदर के किनारे पर बलूचिस्तान और पंजाब के कॉर्नर पर मौजूद है, उसको हम सिंध कहते हैं। बड़ा ही खूबसूरत खित्ता है, इंतहाई दिल पजीर। समुंदर पूरे पाकिस्तान में अगर किसी धरती से मिलता है तो हमारे पास सिंध से मिलता है और बलूचिस्तान से मिलता है। खूबसूरत वहाँ पर मकामात से लेकर वहाँ की शख्सियात, अगर हम कलंदर शहबाज की बात करें, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, हमारे रूह परवर शख्सियत हैं। सिंध के हर शख्स पर उसके कलाम का, उसकी शख्सियत का बहुत बड़ा असर है। और उसके बाद मखदूम बिलावल की हम बात करेंगे, उसके बाद सच्चल सरमस की बात करेंगे, सामी की, शेख अयाज़ की, अयाज़ गुल से लेकर अदल सुमरो की, ये जितने भी अदीब, दानश्वर, शायर हैं, ये मोतबर ही इसलिए हैं कि उन्होंने धरती की बात की और सिंध की बात की। क्या बात है। अगर बात कर रहे हैं सर, तो बातों से तो फिर लैंग्वेज जहन में आती है जी। ऐसी क्या बात है सिंधी ज़बान में कि कोई और अपने प्रोविंस में, पाकिस्तान के, बोले ज़बान या ना बोले? सिंधी तो बच्चा मेरे ख्याल से पैदा होते ही मुबारकबाद भी शायद सिंधी में ही दी जाती है। जी जी, इस लैंग्वेज, बुनियादी तौर पे सिंधी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज की जो शुरुआत है वो इंसान की या बच्चे की माँ की कोख से ही शुरू होती है। उसकी तरबियत बच्चे की वहीं से शुरू हो जाती है। माँ सिंध की लोरियाँ याद करती है अपने बच्चों के लिए कि जब बच्चा पैदा होगा तो मैं लोरी भी सिंधी में सुनाऊंगी उसे, और उनसे जो बात जहन में सोचती है वो भी सिंधी में सोचती है। जब एक हकीकत बात यह कि जिस ज़बान में हम ख्वाब देखते हैं, अगर वो ज़ुबान हम ना बोलें तो ये मुमकिन नहीं हो पाता। और क्या आपने खूबसूरत बात की है।
और अनफॉर्चुनेटली मैं ख्वाब अंग्रेज़ी में देखती हूँ। मुझे शर्म आनी चाहिए, मैं मजाक नहीं कर रही व्यूअर्स, लेकिन ये वाहिद चीज़ है जिसका गिला मैं अपनी अम्मी से ज़रूर करती हूँ भैया। मैं अक्सर मामा को जाके कहती हूँ, मामा आपने क्या सोचा था? शी सेड, बेटे उस वक्त बस ये था कि बच्चों को अंग्रेज़ी आनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ी जो है वो एक नेशनल इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और उर्दू क्योंकि हमारा फोकस इतना अंग्रेज़ी पे था, तो हमने पहले आप सोचे कि हम अपने घर में पाकिस्तान में रहते हुए हमें अंग्रेज़ी, हम सिर्फ अंग्रेज़ी में बात करते थे तीनों बच्चे, और स्कूल में जाके उर्दू की क्लास में उर्दू बोलनी सीखी। ये अफसोसनाक बात है, और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपने सारे व्यूअर्स से कि इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल आए, क्योंकि मैं सामने आपके बैठी हूँ एक औरत जो अब स्ट्रगल करती है। मैंने अगर अपने बच्चे को टोट पटोट सुनानी है ना व्यूअर्स, तो मुझे रोमन में ढूंढ के सुनानी पड़ती है, जबकि मेरी नानी फर फर करके मुझे सुनाती थी टोट पटोट की कहानियाँ, सारा कुछ। ये सोचने की बातें हैं, लैंग्वेज को ओन करें, माँ बोली को अपने सीने से लगा लें ताकि ख्वाब भी उसी ज़बान में आए। जी सर। इसके साथ साथ कनेक्टिविटी हम लोग करते हैं। फिर जब इंसान लिखना सीखता है तो सिंधी स्क्रिप्ट की जो बहुत अहम बात यह है कि ये लैंग्वेज पहले से ही कायम थी। अरब दौर से लेकर मौजूदा दौर तक ये मुख्तलिफ मराहल से गुजरा है, उसके स्क्रिप्ट मंजूर हुए, और सरकारी तौर पे अब जो सिंधी ज़ुबान लिखी जाती है जिसके 52 हरूफ है वो 1843 में अप्रूव हुआ, जिसके 7 हिंदू और 7 मुसलमान आलिम थे, उन्होंने उस लैंग्वेज को अप्रूव किया, जिसमें 33 लेटर्स ऐसे हैं जो उर्दू और सिंधी में एक जैसे हैं, 12 ऐसे लेटर्स हैं या हरूफ हैं जो लिखे मुख्तलिफ जाते हैं मगर उनकी आवाज़ें उर्दू और सिंधी में एक जैसी हैं, और 7 हरूफ ऐसे हैं जो सिर्फ सिंधी में बोले जाते हैं या फिर सराइकी में या फिर पंजाबी के अंदर। तो इसकी वजह से वो हरूफ डिफरेंट हुए, स्क्रिप्ट डिफरेंट हुआ, और उन लोगों ने उसको अडॉप्ट करना शुरू किया। और अहम बात सबसे यह है कि जब लैंग्वेज स्टार्ट की, लोगों ने लिखना शुरू किया, तो सिंध के अंदर एक आम तासुर यह है कि अगर एक सिंधी अदीब अगर अपनी ज़ुबान के अंदर वो नहीं लिखेगा और किसी और ज़ुबान में लिखेगा तो उसे अदीब माना नहीं जाता। बात तो सही है सर, बंदा पहले चलता है जी, उंगली पकड़ के जी, उसके बाद भागता है। जी, भागता जब है। भागेंगे उंगली पकड़ने से पहले तो फिर गिरेंगे और फिर कहीं के नहीं रहेंगे। जी। मैडम जी आपकी तरफ, सिंध के खाने, ज़रा हम तो सिंधी बिरयानी से ही नहीं बाहर निकल पाते, ज़रा हमें बताएं ना। और इतने लजीज आप लोग पापड़ लेके आए। लो जी, ब्रेक में आप सोच रहे हो कि गला इसका और मजीद बैठ गया, मैं जाते ही उत्थे जाके पापड़ खा लेते, इतने मज़े के। बाय द वे एवरीबॉडी नोज आई लव पापड़्स। जी जी, वैसे बिरयानी तो मशहूर है, लेकिन उसके अलावा भी सब्जियां भी हैं और भी चीज़ें हैं बहुत, जैसे हम बीफ खाते हैं, लोटस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो वो हमारे लाड़काना में, हमारे सिंध में शादियों में वैसे भी पालक गोश्त में भी बे डालते हैं, और बे जो है वो बहुत फेवरेट चीज़ है हमारी, जैसे बिरयानी हमारी फेवरेट चीज़ है, लेकिन वो भी हमारी फेवरेट है। अच्छा, ये पापड़ की क्या कहानी है? ये पापड़ का भी क्रेडिट आप लोगों ने ले लिया भाई। पापड़ भी कल्चरल एक चीज़ है खाने। हाँ जी, पापड़ अक्सर हिंदू फैमिलीज में घर में बनते हैं। भैया दिखाएंगे ज़रा, आप लेके भी आए हैं? जी मैं चाहूँगी बिल्कुल, कि ये आपके लिए तोहफा भी हम लाएं, और ख़ास तौर से मिट्टी से हमने मंगवाए ये पापड़। ओह वाह, ओके, जी, लेट मी जस्ट कम इन हैव इट। ये यदि आपके लिए हैं, बिल्कुल स्पेशली सिंध से मंगवाए हमने। थैंक यू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, इतने लजीज, इतने मज़े के। और बाय द वे पापड़ आपको पता है वाहिद जो मुझे आज भी इस टाइप के मिलते हैं लाहौर में, लॉरेंस गार्डन के बाहर, वो ज़मीन पे बैठ के एक भाई जो है उनको सेक रहा होता है, उसका फ्लेवर फ़र्क होता है लेकिन इसके करीब, वरना तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े वो मिलते हैं फोम जैसे पापड़ जिनका जायका। वो सिंध में खींचा कहते हैं। खींचा, ये बड़ा अलग चीज़ है। ये मुख्तलिफ किस्म की दालें बनाई जाती हैं, कुछ इसमें यानी कि गरम मसाले जो सिंध के, ये आपका डिपार्टमेंट नहीं है सर। मैम आप बताएं, हैवी मर्द उन कामों में पड़े हैं जिनका उनका बनता नहीं। मैडम जी आप बताइए किस तरह बनाते जी? जी, ये 3-4 दालें होती हैं, उनके साथ ये बनता है। इसमें ज़ीरा भी डला हुआ है, काली मिर्चें भी डली हुई हैं। और मैम इसको बनाते कैसे इतना पतला? इसको आप सेक भी सकते हो, तवे पर भी और आग पर भी सेक। मैं व्यूअर्स, हाँ जी, बट इतना पतला कैसे बनाया जाता है इसको? इसकी कोई प्रोसेस में? जी व्यूअर्स ये देखें, लिटरली ये सी थ्रू है, इतना पतला है, टिश्यू पेपर की तरह बिल्कुल। इट्स लाइक टिश्यू पेपर। ये देखिए, लुक एट दिस, एंड बाय द वे इट्स फ्लेक्सिबल। यस, प्रॉपर वाला जो होता है ना वो आप उसको बेंड कर सकते हैं, जो सूख गया होता है और काफी पुराना हो गया होता है उसका जरा इशू आता है। हाँ,
थैंक यू मैडम जी। और आप बताइए मैम, आप हमें क्या बताएंगी सिंध के? अच्छा, मैं स्पेशली सिंध के फैशन के बारे में बात करना चाहूँगी कि जैसे अगर पुराने ज़माने में देखा जाए तो घाघरो चोली बहुत मशहूर था, मतलब स्पेशली वहाँ के लोग वही पहनते थे। लेकिन अब जो हम कमी शलवार पे आ गए हैं, लेकिन उस पे गज और बर्थ का काम होता था जो कलरफुल, जैसे कि अभी मेरे शर्ट पे भी हुआ है, तो शीशों का काम या मुख्तलिफ़ किस्म के कलरफुल धागों का काम किया जाता था, तो वो वहाँ की ख़वातीन पहनती थी। लेकिन अब हम थोड़ा कमी शलवार पे आ गए, हमारे बच्चे अब भी घाघरो चोली पहनते हैं। और इसके अलावा जो स्पेशली जो मर्द होते हैं, मैंने तो अब ये भी देखा बड़ा इन हो गया कि अजरक के कपड़े से ही शलवार कमीज बनाना। अब कमीज शलवार में भी आ गया है वो ख़ास प्रिंट। जो वैसे तो अजरक जो है एक प्रोसेस से तैयार की जाती है कि उसमें सरसों का तेल भी उसमें शामिल होता है, फिर उसके बाद काफ़ी टाइम पीरियड उसका लगता है, फिर कहीं जाके वो तैयार होती है और वो हाथ की बनी हुई होती है। तो अब जो अजरक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर जगह वो पहुंची जाए, क्योंकि अगर वो उस प्रोसेस से तैयार की जाती है तो वो फिर बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो अब प्रिंट भी करवाई जा रही है कि जो थोड़ा मतलब कि सस्ता आप सब ले सकते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, और इसी के साथ साथ जब हम अजरक की बात करते हैं तो मर्द हजरात हमेशा अपने शोल्डर्स पे इस तरह ख़वातीन भी मर्द भी, लेकिन ये स्पेशली पहचान है। अभी अदा चांडियो यही जिक्र कर रहे थे कि वो जो मुजस्मे थे 5000 साल पहले की भी अगर बात करते हैं तो उसमें भी जो मर्द का था तो उसने अजरक पहनी हुई थी, और वो जो खातून थी जिसने चूड़ा पहना था वो पूरा एक वाइट कलर की जो चूड़ी होती है तो वो स्पेशली जो है ना वो हाथी के दांतों की होती थी उस वक्त। जी उस वक्त। अब तो वो प्लास्टिक पे, अब भी हम थर पार्कर की अगर औरतों को देखें तो वो अब भी पहनती है, लेकिन अब वो हाथी के दांतों की तो नहीं या फैमिली में अगर पास डाउन हुआ है ये अम्मा का था तो वो आगे, वो एक्चुअली आपके शेप के हिसाब से भी बनता है, क्योंकि हर बंदे का बाजू फर्क होता है, तो वो एक्चुअली आपके बॉडी के हिसाब से तैयार किया जाता है। और ये किस एज पे पहनना शुरू करते हैं लोग? बच्चियां भी पहनती हैं, बड़ी भी पहनती हैं, लेकिन ये कि ख़ास अभी जो बूढ़ी जो ख़वातीन होती हैं उनको आप अक्सर देखेंगे, जी बुजुर्ग हैं कि जो सिंध साइड पे अगर हम जाते हैं तो उन्होंने अब भी पहना, तो वो कानों में बालियां पूरी होती हैं। और मर्द जो है वो पहनते हैं जी, वो पटको एक कहलाता है जो कि स्पेशली बोस्की के कपड़े का होता है। तो अगर हम उत्तर सिंध की बात करते हैं तो वो बोस्की का पहनते हैं, और अगर हम किस एरिया में थर पार्कर जो है वहाँ पे चुनरी का पहना जाता है, वो कलरफुल सा जो होता है, तो वो पटको वो भी एक मर्द की शान भी है और इस तरह से वो पहना जाता है। बाकी रल्ली का काम बहुत ज़्यादा होता है जो स्पेशली सिंध की ख़वातीन बनाती हैं, और वो रल्ली का काम जो है वो आप बहुत से डिफरेंट उसमें भी देखते हैं अपने घर के डेकोर की चीज़ों में, वो अब काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो रहा है। मैं कनाडा गई व्यूअर्स 2 साल पहले, तो वहाँ पे मेरी एक जानने वाली जिसका कोई ताल्लुक नहीं था पाकिस्तान से, गोरी, उसने अपने सोफे के ऊपर उसको थ्रो की तरह डाला हुआ था। हाय दिल खुश हो गया। मैं कहा देखा मेरा पाकिस्तान हर जगह पहुंच गया। कहाँ लोग एक ज़माने में कहते थे पाकिस्तान वेयर इज़ दैट, अब हमारे मुल्क की चीज़ें लोगों ने अपने घरों में डेकोर के तौर पे लगाई होती है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को भी कंक्लूड करेंगे, किचन में भी नज़र डालेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए ज़रा किचन में नज़र डालते हैं जहाँ पे मुझे किसी और खाने की चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ मैं पापड़ों को हसरत भरी निगाहों से देख रही हूँ जो मेरे भाई मेरे लिए लेके आए हैं। जी किचन में सब कुछ रेडी है। सबरोसो के चिकन चीज़ पराठास आपके सामने रेडी है। चिकन चीज़, जी बिल्कुल, ये साथ हमने रेडी कर लिए हैं। कड़ी पकौड़ा है, राइस है, मीठी टिक्कियाँ बनाई थी और इन सबको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारी पापड़। आए पापड़ जी, वी लव पापड़। सो मेरा बस चलता तो मैं पापड़ों को कोई ऑफिशियल टाइटल भी दे देती, लेकिन ना तो मेरा बस चलता है ना मेरे से कोई पूछता है। लेकिन खैर इस नोट पे ज़रूर बढ़ना चाहूँगी अब चांडियो भाई आपकी तरफ, क्योंकि ये इतने प्यारे बच्चे जो हमने सूखने के लिए बिठा दिए लेफ्ट पे, इनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना कुछ करने का। मैंने भी कहा कि अगर हम भी सेट पे बैठे हुए हैं तो हम क्यों इनको चिल करने दें, तो हमने भी कहा हसनैन भट्टी, सुमीत कुमार एंड फुरकान हैदर, अब शो क्लोज करते हुए हमने आपकी तरफ ही बढ़ना है। लेकिन सर क्लोजिंग में क्या कहेंगे? सिंध का कल्चर एक प्रोग्राम इम्पॉसिबल है कि कवर हो, हम 70 प्रोग्राम भी कर लें तो व्यूअर्स शायद एक कतरा होगा दरिया में। हमने एक जनरल ओवरव्यू दिया, इसके भी क्योंकि आप लोग भागते हैं पाकिस्तान से बाहर, मौका मिलता है ट्रैवल करने का तो पंजाब वाले अपने KPK वाले कहते हैं कहीं निकल जाते हैं। ओ भाई, बैंकॉक थाईलैंड की तरफ आप रुख करते हो, अपने ही मुल्क का मतलब अपने कल्चर से रिलेटेड अफोर्डेबल, गो टू सिंध। जी क्या कहेंगे भैया? सकाफत पर बात हो, कल्चर पर बात हो, और ख़ासतौर पर पेरेंट पर सवेरे बात हुई,
और हम सब ने अजरक पहना हो और हमारी मेज़बान ने ना पहना हो तो ये मुनासिब नहीं। आपके लिए हम तोहफा लाए हैं और ख़ास तौर पर अजरक फमीरा तो खरीदी उसमें ये स्पेशली आपके लिए है। थैंक यू सो मच, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू मिजान, थैंक यू सो मच। और भाइयों को दिल से प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो दैट ये एक बहुत बड़ा ऑनर है। ये सिर्फ ऑनर नहीं है, ये हम व्यूअर्स अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। बहुत से लोग घरों में, लोगों के घरों में अजरक देखते हैं तो एकदम से वो जो कहते हैं ना कि ओ अच्छा आपके पास भी है, ये एवे नहीं मिलता, ये एवे नहीं मिलता। सिंध का ये वो पेरहन है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सराने अजरक रखा जाता है, वो जवान होता है उसको अजरक पहनाया जाता है, वो दूल्हा बनता है तो उसको अजरक पहनाया जाता है, वो बाप बनता है तो भी उसको अजरक पहनाया जाता है। कमाल की बात है ना, हमारे पास अगर कोई किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके ऊपर भी अजरक रखा जाता है दफनाने तक। तो और ये औरत भी पहनती है, ये मर्द भी पहनता है, ये बच्चे भी पहनते हैं, ये बूढ़े भी पहनते हैं, ये मेज़बान को भी पहनाया जाता है, ये आए हुए मेहमान को भी दिया जाता है। तो इसीलिए हम इस पेरहन को अपने जिस्म का हिस्सा समझते हैं और इसके साथ एक ख़ास उनसियत और मोहब्बत है हमारी। और एक सूट भी आप लोग लेके, मैं चाहूँगी वो दिखा दें हमारे व्यूअर्स को। जैसे उसमें आपने कुछ जोड़ा भी रखा हुआ है मैम, वो जल्दी से दिखा दे ज़रा हमारे व्यूअर्स को खोल के, ताकि हम अपने आज के फिर शो को कंक्लूड भी कर सकें। वो अजरक का ही सूट है लेकिन वो सिला हुआ नहीं है, मतलब अजरक प्रिंट पे है। मैं सिर्फ चाह रही हूँ आप अपनी गोद में ही रख के ना हमारा कैमरा कैच कर लेगा कि आप दिखाएं। ये देखिए प्रिंट पे है, तो ये अब मतलब ये भी पहना जाता है इस तरह से। So the point is you can turn it into anything that you want to, and the fact is कल्चर ही प्रमोट करना ना। तो वेस्ट के कल्चर की जो चीज़ें उठा उठा के हम लेके आते हैं, अपने कल्चर को ओन करें, अपने पाकिस्तान को ओन करें। हम नहीं करेंगे तो ये जो हमारी अगली जनरेशन है, हमारे बच्चे जो हैं, ये फिर हमारी सकाफत को कैसे आगे लेके चलेंगे। ये खूबसूरत मुल्क, ये देश, ये पाकिस्तान। आपने सवेरे जब बात की कि दूसरे ममालिक में घूमने जाते हैं, सिंध में इस वक्त थरपारकर में सिर्फ बारिश हुई है, 4 दिन में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग कारू झर को विज़िट करने आए। कारू झर एक पहाड़ है, कारू झर हमारे जिस्म का हिस्सा है, धरती का हिस्सा। कारू झर वो है जिसके लिए अभी सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने करारदाद पास की है कि उसको कौमी विरसा करार दिया जाए। तो वहाँ पर समुंदर के किनारों से लेकर साधु बेलो है हमारे पास, सखर में खूबसूरत आइलैंड, वो घूमने की जगह है। और पूरे पाकिस्तान की तरह हमें चाहिए कि हम सिंध, पंजाब, सरहद और बलूचिस्तान की खूबसूरत मकामात को देखें, धरती से मोहब्बत करें, वतन से, सकाफत से, बोली से। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच भैया। गाइस हैव अ वंडरफुल वीकेंड एंड थिंक अबाउट योर कल्चर। कल्चर है तो हम हैं। और काश मेरी ज़ुबान प्रोफेसर साहब इतनी होती, इतनी लिमिटेड ना होती। और वो लिमिटेड सिर्फ इसलिए क्योंकि बचपन में बड़ों ने नहीं सिखाया, तो मैंने कौन सा बड़े होके मेहनत कर ली। सच्ची बात है, अगर मैंने भी राइट टाइम पे एफर्ट्स किए होते तो शायद मैं भी आज कुछ बेहतर अंदाज में, कुछ आसान अंदाज में आप लोगों से गुफ्तगू कर पाती। खैर, एक लिमिटेड होस्ट आप लोगों से इजाज़त लेना चाहती है। बहुत ही प्यारे प्यारे हमारे दोस्त, हमारी फैमिली हमारे साथ हैं। बेटे, ओवर टू यू गाइस। ज़बरदस्त प्रोग्राम थियो। सिंधी सकाफ़त बाबति असां ॾाढो सुठो ॻाल्हायोसीं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, जीए सिंध। क्या बात है।